नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल राम्स ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, है ना। प्रकाश के परावर्तन यानी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने होते हैं। यानी कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक तल से टकराती है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ बेसिक्स नोट्स हैं, उनको भी पढ़ने वाले हैं और परावर्तन के बारे में भी अच्छे से हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, इसमें पूर्ण रूप से थ्योरी आपको दी जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी थ्योरी दी जाएगी आप लोग को अच्छे से मेरे द्वारा। ठीक है, ओके, चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं अपना प्रकाश का परावर्तन पहला लेक्चर डे 1। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। ठीक है, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का चैप्टर का नाम देखिए क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं परावर्तन को रिफ्लेक्शन, ओके, एंड अपवर्तन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। ठीक है, लाइट यानी कि प्रकाश, ये क्या होती है प्रकाश। तो एक्चुअल में हम लोग क्या होता है, देखिए जैसे अगर कमरे में अंधेरा कर दिया जाए, ठीक है, मतलब पूरे कमरे को बंद कर दिया जाए, तो सभी वस्तुओं को हम लोग पूर्ण रूप से नहीं देख पाते हैं। यानी हमको देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वही वही कॉन्सेप्ट से बताया गया है कि प्रकाश क्या होती है। देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश को हम क्या कॉन्सेप्ट से देखते हैं, देखिए उसके नीचे बारे में बताया गया है कि प्रकाश एक्चुअल में है क्या। ठीक है, प्रकाश के बारे में बताया गया है। देखिए क्या है कि ये देखिए ये वाला टॉपिक देखिएंगे आप लोग। ठीक है, वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब वो हमें वस्तु दिखाई पड़ता है। यानी कि अगर कोई वस्तु है, ये वस्तु मैंने बोल दिया कि ये कोई वस्तु है। ठीक है, और इस वस्तु से ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, बहुत सारी रिफ्लेक्ट ऐसे आ रही हैं और टकराकर टकराकर किसी ह्यूमन आईज यानी मनुष्य की आंखों पर अगर पड़ती हैं, तब जाके वो वस्तु हमको दिखाई देती है। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को इसके में समझाया गया, बताया गया है कि वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराता है, टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो वस्तु में क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, ओके, आइए फिर इसके बाद हम लोग का है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स। लाइट्स के क्या क्या गुण है, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लाइट्स के गुण होते हैं, प्रकाश के गुण होते हैं। पहला प्रकाश के गुण बताया गया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। यानी प्रकाश एक बिंदु स्रोत है, अगर ये प्रकाश है, यहाँ से उत्पन्न हो रहा है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश का स्रोत है, तो प्रकाश ऐसे ऐसे सीधे मार्ग पे गति करते रहता है। आप लोग ने इसको थोड़ा समझा होगा। ठीक है, ओके, दूसरा देखते हैं प्रकाश के दूसरा गुण क्या है। ठीक, तो प्रकाश का दूसरा गुण है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश जो होता है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक बात तो गौर रखिएगा, आप लोग एकदम याद रखिएगा कि जो जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, ठीक है, उन सभी को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि प्रकाश जो होता है ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, इसलिए इसको माध्यम को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हमारी जो ध्वनि होती है, आवाज होती है, ध्वनि के बारे में जानते होंगे भाई, साउंड के बारे में। तो जो ध्वनि होता है ये एक यांत्रिक तरंग होता है। ठीक है, यांत्रिक तरंग होता है। ठीक, यांत्रिक तरंग होता है, इसको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कोई ना कोई मीडियम हो सकता है, या तो ठोस हो, या तो द्रव हो, या तो गैस हो, वही ध्वनि को चलने के लिए उस माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रकाश के तीसरा गुण देखते हैं। तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का तीक्ष्ण छाया बनाता है। मतलब जो पारदर्शी वस्तु नहीं होता है, मतलब ऐसा वस्तु जो जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं, मान लेते हैं ये पत्थर है। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं तो उसका एक शैडो बनाती हैं, प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक है, इसी को बोला गया है। ठीक है, तीसरा गुण। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश की निर्वात में चाल सबसे अधिक होती है। ठीक, और कितनी होती है, तो प्रकाश की सबसे अधिक जो चाल होती है वो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको सी से कभी कभी डिनोट करते हैं कुछ लोग, हमेशा सदैव सी से डिनोट करते हैं। सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इतना होता है। ठीक है, ओके,
ये प्रकाश के गुण थे, प्रकाश के बारे में पढ़ लिए, प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या हम लोग का, तो प्रकाश के स्रोत। प्रकाश का स्रोत अर्थ होता है कि प्रकाश कहाँ कहाँ से उत्पन्न होता है, ऐसा कौन कौन सा स्रोत है, ऐसा कौन कौन सा वस्तुएं हैं जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होती हैं, वे सभी वस्तुएं प्रकाश के स्रोत कहला सकते हैं। जैसे प्रकाश के स्रोत क्या है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। ओके, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे में हम लोग क्या समझ सकते हैं, जैसे में हो जाएगा बल्ब, ठीक है, वो भी जलता हुआ बल्ब। ओके, बल्ब हो जाएगा, और लालटेन हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगी, ठीक है। वो सारी वस्तुएं जहाँ जहाँ से सूर्य हो जाएगा, तो चंद्रमा नहीं है, ठीक है, वैसे चंद्रमा से टकराकर प्रकाश की किरणें आती हैं तो हमको चंद्रमा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो सूर्य हो जाएगा आपका कौन सा प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। ओके, चलिए प्रकाश के स्रोत को भाई दो वर्गों में बांट दिया गया है, ठीक है। कौन कौन से वर्ग हैं, तो प्रकाश के स्रोत को दो वर्गों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक, ठीक है, एक प्राकृतिक स्रोत है और एक मानव निर्मित स्रोत। मतलब प्राकृतिक स्रोत के कौन कौन से आएंगे, मतलब जो नेचर में उपस्थित हैं स्रोत, ऐसे प्रकाश के स्रोत जो नेचर में उपस्थित होते हैं, प्रकृति में उपस्थित होते हैं, वो प्राकृतिक के प्रकाश के स्रोत होते हैं। और मानव निर्मित, आर्टिफिशियल या मैन मेड, ये कौन से होते हैं, तो भाई जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, ये सब मानव निर्मित है, ठीक है। नीचे बताया भी गया है, ठीक है, देखते हैं नीचे, देखिए क्या है, ये नीचे आपको देखो दिख रहा है, सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। मतलब जहाँ भाई जो नेचर में पाया जाता है स्रोत, वो सब सूर्य, तारे इत्यादि और भी सारे होंगे, तो वो सब प्रकाश के जो स्रोत हैं नेचर वाले हैं, ठीक है। ह्यूमन मेड क्या है, आर्टिफिशियल या मैन मेड कौन कौन से हैं, ठीक, तो ये आपका मैन मेड है, मोमबत्ती, लैंप, दिया, जलता हुआ बल्ब, है ना, ये सब मानव निर्मित स्रोत हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। मतलब कि क्या है कि एक, जैसे कि जितने भी प्रकाश के स्रोत हैं एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित होता रहता है। भाई ऊर्जा कन्वर्जन का सिद्धांत इस पे काम करता रहता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे दिख रहा होगा, पहला एग्जांपल क्या है, लालटेन या लैम्प जो होता है आदि तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा होती है। तेल में क्या कौन सी ऊर्जा उपस्थित होती है, रासायनिक ऊर्जा, उसको वो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये प्रकाश में कन्वर्ट करता रहता है। नीचे दिया गया बिजली का लोभ, इसमें विद्युत ऊर्जा होती है। अब विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, परिवर्तित होती है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मतलब जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं मैन मेड वाले, है ना, जितने भी है वो एक एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित होते रहते हैं। मतलब एक ऊर्जा में रहेगा और वो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये बताया गया है, थोड़ा डीप में गया है। फिर इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने होते हैं प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं, इसको दीप्त वस्तु कहते हैं, दीप्त वस्तु भी कह सकते हैं, ठीक। तो ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वे सभी वस्तुएं दीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं या दीप्तमान वस्तुएं कहलाते हैं, ठीक है। जैसे में आ जाएगा सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, है ना, लालटेन, मोमबत्ती आदि बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, जो जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वयं उत्पन्न करती हैं। वे सभी वस्तुएं दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं, ठीक है, अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। वन शॉट मिलेगा आपको, सभी को नोट्स मिलेगा एकदम वन शॉट, आराम से याद कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। देखिए अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, है ना, अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। जो वस्तुएं, देखिए यहाँ पे दिया है, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, पुस्तक, है ना, दीवार, ये सभी वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। तो ये सभी के सभी वस्तुएं कौन सी वस्तु कहला देंगी, अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। ओके, ठीक है। एक इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स बताए गए हैं, देखिए क्या बताया गया है कि जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराती है तो हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी उस वस्तु को या अप्रदीप्त वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। यानी कॉन्सेप्ट भी क्या कह रहा है भाई, कि जब किसी प्रदीप्त वस्तु, ये प्रदीप्त वस्तु है, ठीक है, ये प्रदीप्त वस्तु मान लेते हैं, प्रदीप्त वस्तु है, और ये कोई अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है, अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक। तो प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलेगी, निकलने के बाद टकरा के, अगर हम लोग यहाँ पे हैं, ये मैन मेड आइज है, अगर आइज है तो टकरा के हमारी आंखों तक पड़ेगी, तब हम लोग इस वस्तु को देख पाते हैं, अदरवाइज नहीं देख पाते हैं, ठीक है।
बहुत सुंदर नोट्स है, ठीक है। देखिए इसके बाद प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है। प्रकीर्णन ये क्या होता है, तो भाई प्रकीर्णन के माध्यम से ही हमें आकाश नीला दिखाई देता है। पानी या समंदर देखते हैं तो वो भी नीला दिखाई देता है। वैसे तो ये प्रकीर्णन आकाश के लिए कॉन्सेप्ट में आता है, और पानी जो है, जो समुद्र देते हैं, वो परावर्तन के कारण नीला दिखाई देता है, ठीक है। आइए देखते हैं प्रकीर्णन होता क्या है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं प्रकीर्णन क्या होता है। तो इसको हम लोग भाई वन शॉट में पहले समझ लेते हैं कि ये देखिए, ये यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है, सन से या कहीं से भी आ रही होंगी, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे धूल कण उपस्थित होंगे, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें आई, ठीक है, ये कण होंगे, इन कण से टकराएगी, टकराने के बाद बिखरेगी, फिर इसके बाद एटमॉस्फेयर में फिर न कुछ कण होंगे, उनसे भी ये लगातार ऐसे टकराएगी, टकराने के बाद लगातार ऐसे बिखरती जाएगी। इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकीर्णन, यानी प्रकाश का जो बिखराव होता है उसे ही हम लोग प्रकीर्णन कह सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर टकराता है, ठीक, या पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश को कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर क्या कर देते हैं, विकिरित कर देते हैं, यानी बिखेर देते हैं, ठीक, विकिरित करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। आप ये भी जो नोट्स अभी मैंने समझाया थोड़ा सा उसको भी समझ सकते हैं, तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, अब इसके बाद प्रकाश की किरण के बारे में बताया गया है। प्रकीर्णन बता के प्रकाश की किरण कौन कौन से टाइप के होते हैं इसके बारे में बताया गया है कि प्रकाश की किरणें क्या है, तो कहते हैं किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश एक सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। मतलब कोई प्रदीप्त वस्तु है ना, और इससे प्रकाश के जो किरणें हैं एकदम सरल रेखा, सीधी रेखा में सभी दिशाओं में क्या होता है, बिखरता है, ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब क्या है कि ये है, अब एक सरल रेखा ऐसे चलने वाली, इसको हम लोग बोलेंगे ये किरण कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद है आपका, देखिए क्या है, किरण पुंज। किरण पुंज यानी कि बीम। किरण पुंज क्या होती है, तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। मतलब कि प्रकाश की किरणों अगर किसी एक ही माध्यम या एक ही दिशा में बहुत सारी प्रकाश की किरणें जा रही हैं, तो इसको हम लोग किरण पुंज बोलेंगे, किरण पुंज। जो किरण पुंज होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 प्रकार की किरण पुंजें होती हैं, ठीक, कौन कौन सी, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज, इन ये कौन कौन सी होती है, तो देख लीजिए पहले अपसारी किरण पुंज देखते हैं। अपसारी किरण पुंज, इस प्रकार किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं। मतलब कि ये बिंदु स्रोत है और ये ऐसे लगातार क्या है, फैलती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये बिंदु स्रोत से लगातार ऐसे फैलती जाएंगी प्रकाश किरणें, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, अपसारी किरण पुंज। ये देखिए, ये रहा अपसारी किरण पुंज, ठीक। समांतर किरण पुंज में क्या होता है, समांतर किरण पुंज में ये तीनों जो लाइन होंगी एकदम पैरेलल पैरेलल, मतलब बहुत सारी जो प्रकाश की किरणें होती है एकदम सीधी रेखा में ऐसे गति करती रहती हैं, तो इसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। किरण पुंज का मतलब बहुत सी किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। अपसारी, भाई अपसारी क्या है, एक ही बिंदु से निकलती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। समांतर किरण पुंज में क्या होगा कि समांतर होंगी, पैरेलल होंगी सभी प्रकाश की किरणें। और अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा कि एक ही बिंदु पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें क्या होंगी, एक ही बिंदु पर क्या होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, ऐसे एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। देख लीजिए ये है अभिसारी। इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, अतः ऐसी प्रकाश की किरणें को हम लोग क्या बोलते हैं, इनके बीच की दूरी जो है लगातार घटती रहती है। ये देखिए, ये बीच की दूरी इसके लगातार क्या हो रही है, घटती जा रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ कौन कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होती हैं, इनको देखना है। मतलब कुछ वस्तुओं के बारे में पढ़ना है, बेसिक पढ़ना, एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है पारदर्शी पदार्थ। किसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ, भाई जिसके आर पार समान रूप से हम लोग भाई आर पार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इजीली, वो पारदर्शी वस्तु होती हैं। तो जितनी भी वस्तुओं के हम लोग आर पार देख सकते हैं वो सभी के सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, पारदर्शी वस्तुएं, ठीक है। प्रकाश के कॉन्सेप्ट में भी कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश क्या कर सकता है, गति कर सकता है या गमन कर सकता है, जा सकता है, वे सभी वस्तुएं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। नोट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या दिया है, ठीक।
तो आइए देखते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार या पार कर सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा आदि बहुत सारी वस्तुओं के आर पार प्रकाश जा सकता है भाई, वे सभी के सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? पारदर्शी या पारभासी या सॉरी पारदर्शी वस्तुएं कहलाएंगी। ठीक है, पारभासी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पारभासी पदार्थ। वे पदार्थ उन पर पड़ने वाली, मतलब ऐसा कोई पदार्थ होगा जिनके आर पर हम लोग देख तो पाएंगे लेकिन पूर्ण रूप से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, कुछ आंशिक रूप से देख पाएंगे, मतलब कुछ आंशिक रूप से देख पाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पारभासी वस्तुएं। यानी ऐसे वस्तुएं जिनके आर पार आंशिक रूप से देखा जा सकता है, पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, ओके। नोट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है। चलिए, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देता है, मतलब छोटे से बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलेंगी, उसमें से किसी छोटे भाग में से उसको प्रकाश को जाने देता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, या सिंपली समझ सकते हैं कि भाई आर पार जो है आंशिक रूप से देख सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, घिसा हुआ भाई, घिसा हुआ कांच है ना, तेल लगा कागज है ना, बैलून, बैलून का रबर आदि बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं। आँख की पलक, इन आँख की पलक के भी आर पार देखेंगे तो बहुत हल्के रूप से हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, हल्के बादल, इनके भी बीच में कुछ कुछ आंशिक रूप से देख सकते हैं। कोहरा, कोहरा होता है तो भी हम लोग क्या होता है कि पूरा पूर्ण रूप से नहीं देख पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समीप आने के बाद ब्लैक 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 अंधेरा अंधेरा करके कुछ प्रतिबिंब टाइप में दिखता रहता है। ठीक है, तो जो कोहरा होता है वो भी एक पारभासी पदार्थ होता है, आंशिक रूप से देख पाते हैं उसमें हम लोग। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ वे पदार्थ भाई अपारदर्शी अवस्था, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? तो अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनके आर पर हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। ठीक, मतलब ये पूर्ण रूप से क्या होगा कि इनके आर पर हम लोग पूर्ण रूप से कभी देख ही नहीं पाएंगे, प्रकाश ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा, वो आर पार जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, ठीक, वे वस्तु क्या कहलाती हैं? अपारदर्शी पदार्थ या अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। ओके, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। जैसे ये हम लोग ने ले लिया कोई मिरर या चिकनी सतह या पारदर्शी पदार्थ, सॉरी अपारदर्शी पदार्थ। ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, आई, ठीक, किसी परावर्तक तल, या इसको हम लोग परावर्तक तल समझ सकते हैं। ठीक, परावर्तक तल से टकराई, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके चली गई। ठीक, तो ये जो इवेंट हो रहा है, इसी घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, प्रकाश आई, परावर्तक तल से टकराई, टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई, इसी घटना को बोलेंगे प्रकाश का क्या? परावर्तन। ठीक है, क्लियर? ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराती है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये शॉर्ट नोट लिखा गया है भाई, देखिए क्या है, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, ठीक, लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी भी वस्तु से टकराकर वो पुनः उसी माध्यम में या पुनः लौट जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ओके, कुछ बातें बताई गई हैं प्रकाश के परावर्तन में। अच्छी तरह से पॉलिश हुई चिकनी सतह, यहाँ पे बताया जाए कि अच्छी तरह से पॉलिश हुई चिकनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश अधिकांश भाग उस उसके द्वारा लौटा दिया जाता है। मतलब अगर कोई चिकनी सतह है, उसको अच्छी तरह से पॉलिश किया गया है, ठीक है, एक तरफ, तो उस पर अगर कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग जो हो रहा है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, मतलब परावर्तित कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। ओके, चलिए, ठीक, अर्थात परावर्तित हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, समतल दर्पण का प्रकाश एक अच्छा परावर्तन, मतलब समतल दर्पण जो होता है उस पर जब भी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, वो एक अच्छा परावर्तक का काम करता है। ओके, समतल दर्पण चिकने कांच का एक समतल प्लेट के से बना होता है। जो समतल दर्पण होता है वो एक चिकने कांच का कोई परत होता है, ठीक, उसको एक तरफ ऐसे लेपन कर दिया जाता है। ठीक, तो उसके लेपन के बाद जो निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? समतल दर्पण। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं फिर इसके बाद क्या है। ठीक, प्रकाश की किरण एक पथ दर्शाने वाले चित्र किरण आरेख कहलाता है। मतलब प्रकाश की किरण को अगर पथ को कोई दर्शाता है किरण आरेख, जैसे मैंने बोल दिया ये आपका परावर्तक तल है,
ऐसे आया प्रकाश किरण, टकराया, टकरा के रिफ्लेक्ट चला गया, परावर्तित हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो इस इवेंट को प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। और ये जो किरण आरेख हम लोग खींच रहे हैं, ऐसे किरण का रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, इसको हम लोग किरण आरेख कहते हैं। ये चित्र को जो हम बनाते हैं उसको हम लोग किरण आरेख बोला गया है। ये ठीक है, बहुत बेसिक से बताया है, ठीक है। ओके, किरण आरेख का मतलब समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग कोई डायग्राम बताते हैं, किरण को, प्रकाश की किरण को खींचते हैं, तो उसको हम लोग किरण आरेख बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं भाई? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक। उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण ये क्या होते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो ये मैंने बोल दिया, ये कोई परावर्तक तल है, ठीक है। ये कोई परावर्तक तल है, ठीक है। ये परावर्तक तल है। ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक। ये प्रकाश की किरण कोई आ रही है, किसी स्रोत से आ रही होगी, ठीक है। ये टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, ठीक। तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये होता है आपतन बिंदु, ठीक, इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। ये जो होता है परावर्तित किरण होती है, परावर्तित किरण, मतलब जो परावर्तित होकर चला जाता है उसको परावर्तित किरण, और जो प्रकाश की किरण आती है उसको आपतित किरण, और जिस बिंदु पर आती है उसको आपतन बिंदु कहा जाता है, ठीक है। वही बातें बताई गई हैं। देखिए क्या बताएंगे, देखिए किसी सतह पर पड़ने वाली किरणें को आपतित किरण कहती हैं, मतलब आपतित किरण कहते हैं। मतलब कोई सतह है, ठीक, ये सतह है, इस पर किरण आ रही है तो इसको आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। और जिस बिंदु पर आपतित किरण की सतह से टकराता है, ये सतह है, ये आपतित किरण है, ये जिससे टकरा रहा है जिस बिंदु पर, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, ओके। फिर इसके बाद परावर्तित होकर जो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। वही बताया गया, परावर्तित जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में गई किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। मतलब उसी माध्यम में, देखिए ये हवा से चल के आया, एयर चल के आया, वापस एयर में चला गया, तो इस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ओके, ठीक। सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, किसी तर्पण से परावर्तक तल से टकरा रही है, तो आ रही है तो आपतित किरण, और परावर्तित होकर जा रही है तो परावर्तित किरण, ठीक है, ओके। इसके बाद अविलंब क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, अविलंब क्या होता है, ठीक। तो ये परावर्तक तल है, ये आपतित किरण आई, परावर्तित होकर गई, या आपतन बिंदु होता है। और इसी पर अगर हम लोग एक अविलंब खींच देते हैं, लंबवत रेखा खींच देते हैं जो 90 एंगल का कोण बनाता है, तो ये जो रेखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं अविलंब, यानी कि नॉर्मल, ठीक है, ठीक। उसके बाद आपतन कोण की बारी आती है। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो फिर से वही घटना थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा भाई। ये अभिलंब हो गया, तो अभिलंब से आपतित किरण जो एंगल बनाता है उसको आपतन कोण आई बोलते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाता है उसको अपवर्तन कोण आर बनाते हैं, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए फिर हम लोग पढ़ते हैं भाई प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, भाई वही चीज है, ठीक है, आपतित किरण, आने वाली किरण, फिर इसके बाद परावर्तित किरण, ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक, या एक ही समतल में होते हैं, ओके। उसके बाद दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, दोनों सदैव क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल, दोनों इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। इस पे बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हम लोग न्यूमेरिकल लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है, और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें पहले बेसिक हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु, उस स्रोत का जो स्रोत होता है उसका प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। मतलब जिस बिंदु से कोई स्रोत है, ठीक है, ये आई, फिर वापस से रिफ्लेक्ट हो गई, अब 2 प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर टकरा जाएंगी वहीं पे उसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ओके, ठीक है। इमेज जो होते हैं, प्रतिबिंब जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक रियल इमेज होता है, एक
वर्चुअल इमेज या इमेजनरी इमेज होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब, और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल जाती हैं तो उनको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव में मिल जाती हैं, वास्तव में मिलती हैं तो उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, प्रतीत होती हैं मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस ऐसी प्रकार के इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ओके, ठीक है, मतलब रियल में नहीं मिलेंगी, आती हुई प्रतीत होंगी वहीं से, बट आ नहीं रही होंगी, वहां पे प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, कुछ नोट्स बताए गए हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, मतलब जब भी होता है इसका प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा सदैव सीधा बनता है। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु होगी, ये आभासी इसका इमेज बन रहा होगा तो इसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन जब वास्तविक बनता है तो सदैव उल्टा बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है पार्श्व परिवर्तन। ठीक, पार्श्व परिवर्तन क्या है? वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग, ठीक है, वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग बायां भाग का बिंब या प्रतिबिंब दाहिने भाग में दिखाई पड़ता है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब होता है, अगर समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो पार्श्व परिवर्तन यानी पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है। मतलब दाएं का प्रतिबिंब बाएं दिखाता है, बाएं का प्रतिबिंब दाएं दिखाता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ठीक, अगर समतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसकी क्या क्या विशेषता होती है? ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला पहला विशेषता ये है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, मतलब ये समतल दर्पण है। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब होगा, अगर ये वस्तु है यहाँ पर, ठीक, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है इसी के पीछे बनेगा, जस्ट यहाँ पर। ठीक है, ओके, चलिए दूसरा विशेषता क्या है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, मतलब जितना बड़ा वस्तु होता है, समतल दर्पण अगर ये है, ठीक, समतल दर्पण अगर ये है तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कि ये समतल दर्पण ले लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। ठीक, ये इसका बेस है और यहाँ पर कोई वस्तु रख दिया मैंने 5 मीटर का, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के उस तरफ बनेगा और जितनी दूरी पर है, ठीक, जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर तो बनता ही है। जितना बड़ा वस्तु है 5 मीटर का, तो 5 मीटर का ही वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तीसरा विशेषता क्या है? प्रतिबिंब, ये थोड़े मिसप्रिंट है, ठीक है, ये थोड़ी सी हल्की सी मिसप्रिंट है। प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, मतलब जैसा वस्तु सीधा वस्तु रखा गया है, ठीक, तो इसका प्रतिबिंब भी क्या होगा? सीधा ही बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक रूप से उल्टा हो सकता है, मतलब वास्तविक रूप से उल्टा भी हो सकता है प्रतिबिंब। ठीक है, ये वास्तविक रूप से उल्टा भी हो सकता है, इसके बारे में भी बताया गया है। प्रतिबिंब आभासी सदैव होता है, मतलब जो प्रतिबिंब होता है वो इमेजिनरी होता है, आभासी होता है, कभी रियल नहीं बनता, लेकिन उसको सीधा बनाया जा सकता है कोई और दर्पण इस्तेमाल करके। ठीक है, प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी होता है। ठीक है, प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है, छठवां गुण देखते हैं। छठवां गुण क्या है? तो छठवां गुण ये है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही पीछे, प्रतिबिंब जो होता है दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि दर्पण के आगे वस्तु रखा गया। मतलब कि ये अगर दर्पण है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे वस्तु 10 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब उसका 10 मीटर दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, ये दर्पण के पीछे बनता है। ओके, और 10 मीटर की दूरी पर है तो 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, गोली दर्पण। ओके, गोली दर्पण के बारे में है कि गोली दर्पण क्या होते हैं। तो दर्पण देखिए दो टाइप के होते हैं। दर्पण जो होते हैं, ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोली दर्पण। ठीक है, समतल, ठीक, और एक गोली। ठीक है, समतल दर्पण हम लोगों ने पढ़ लिया, समतल दर्पण की विशेषता भी पढ़ ली है। गोली दर्पण आपका, गोली दर्पण भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक कौन सा? उत्तल और एक अवतल। ठीक, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? ठीक, उत्तल दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि ऐसा गोली दर्पण ही होता है। ठीक है, ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। देखिए ये परावर्तक तल है और ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ठीक है, तो उभरा हुआ होगा तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको शॉर्टकट ट्रिक होता है, उसे उत्तल उसे उभरा। उत्तल दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। ठीक है,
अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है क्या होता है? अंदर की तरफ ये गोली दर्पण होगा, लेकिन इसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा हुआ होगा, तो इसको हम लोग को अवतल दर्पण कहते हैं। ओके, ठीक। कुछ विशेषता है कुछ अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का, भाई कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। ठीक है, गोली दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल, अवतल को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसका कुछ उपयोग है, कहाँ का इसका उपयोग करते हैं, तो दाढ़ी बनाने के काम आता है। दाढ़ी बनाने के काम का मतलब क्या है कि कभी आप नाई की दुकान पे गए होंगे तो वहाँ पे एक मिरर रखी होती है। ठीक है, वो जो दर्पण होता है, ये जो मिरर होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, उसी में क्या होता है कि उसका प्रतिबिंब देखकर, आपका छोटे छोटे बाल का बड़ा बड़ा प्रतिबिंब देखकर उसको बनाया जाता है या दाढ़ी बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दांत, आँख, नाक, कान, गले इत्यादि के जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा भी इसके अंग के प्रतिबिंब को देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इसका प्रतिबिंब देखकर उसको बड़ा, मतलब छोटा दांत या नाक कान में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको देखने के लिए वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद है टेबल लैंप, में भी इसका उपयोग किया जाता है। टेबल लैंप आपके घर में होगा ही। टेबल लैंप क्या होता है, जैसे देखिए इस आकृति का होता है ये टेबल लैंप। ठीक है, इस आकृति का, इसके भी अंदर की तरफ अवतल दर्पण लगा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि लाइट अगर जलती है तो रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश नीचे फेंक देता है। ठीक है, तो टेबल लैंप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मोटर कारों, रेल इंजन तथा सर्च लाइट आदि के परावर्तक के रूप में भी किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, मतलब क्या है कि जो जैसे आगे की तरफ बाइक्स या कोई भी मोटर कार होती हैं उनके सर्च लाइट्स या आगे टॉर्च लाइट जो होता है यहाँ पे लगा रहता है बल्ब, और इसके पीछे एक परावर्तक तल होता है जो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, लाइट जैसे ही ऑन होती है प्रकाश किरण बिखरती हैं और सामने की तरफ क्या होती है, प्रकाशित कर दी जाती है, फैला दी जाती है, जो कि सामने हमको इसका प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, ठीक। तो मोटर कार, रेल इंजन और भी बहुत सारे सैटेलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है या किसे कहते हैं भाई, तो इसको मैंने ऑलरेडी अभी बताया था कि ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं। गोली दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, ठीक, मतलब कुछ परिभाषाएं हैं गोली दर्पण से संबंधित, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले है ध्रुव। सबसे पहले क्या है, ध्रुव। देखिए ये कोई भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण हम लोग ले लेते हैं। चलिए मैंने पहले ले लिया है अवतल दर्पण। ठीक है, ये कोई अवतल दर्पण ले लिया। अब ध्रुव के बारे में बताया जाए, ये जो बीच बीच में जो पॉइंट होता है इसको पी बोलते हैं, ये ध्रुव होता है। यानी किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे ही ध्रुव यानी पोल कहा जाता है। ठीक है, किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक, इसके बाद वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, जैसे ये जो गोली दर्पण है ये किसी गोले को काट कर बनाया गया। ये पहले क्या रहा होगा, एक गोला रहा होगा। ठीक है, ये एक गोला रहा होगा, उसका केंद्र कुछ ना कुछ होगा ही। ठीक, तो उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन वाइज कैसे बोलेंगे तो बोलते हैं गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, गोली दर्पण गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं सदैव, किससे, सी से। ओके, इसको हमेशा सी से डिनोट करेंगे। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किससे कहते हैं, तो गोली दर्पण भाई सेम प्रोसेस पे है। जैसे ये आपका अवतल या गोली दर्पण है, इसका वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का इसका जो डिस्टेंस होता है उसको वक्रता त्रिज्या यानी कि आर कहते हैं। ठीक, यानी कह सकते हैं कि जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन है, ये जो लाइन होती है मुख्य अक्ष कहलाती है। तो किससे किससे होकर जा रही है, पोल से होकर जा रही है और वक्रता केंद्र सी से होकर जा रही है। तो वक्रता केंद्र सी और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर। इसके बाद है गोली दर्पण में
गोली दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी, गोली दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, देखिए तो ये मैंने बोल दिया कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, या गोली दर्पण है। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका सी, ठीक है, ये आपका सी हो गया। कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु से होकर जाती हैं वही बिंदु हमारा मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाएगी और दर्पण से टकराएगी, टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगी मुख्य अक्ष पर, वह बिंदु हमारा क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। देख लीजिए, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष समांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तन के बाद मिलती हैं, ठीक है, उसी बात को बोली गई है, ठीक है। चलिए, और ये एक नोट पॉइंट बताया गया है कि जो कोई भी मतलब कि अगर किसी भी दर्पण के लिए उसका वक्रता त्रिज्या जो होता है, ठीक, वक्रता त्रिज्या आर उसके फोकस का 2 टाइम्स होता है, फोकस दूरी का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो मुख्य फोकस और ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद है गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम है, ठीक है। जितने भी गोली दर्पण होते हैं 2 टाइप के हैं, तो उन दोनों में प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम है। पहला नियम यह है, देखिए क्या है, तो उस नियम को थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। पहला नियम यह है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो सदैव फोकस से होकर जाती है। और उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक, इसमें फोकस से होकर जाती है, इसमें आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। ये नियम है, रूल है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। दूसरा रूल क्या है कि कोई भी गोली दर्पण है, ठीक, कोई भी गोली या दर्पण है, अवतल दर्पण मैंने ले लिया, तो अगर कोई गोली दर्पण है और इसके वक्रता केंद्र से, अगर इसके कोई वक्रता केंद्र, ये सी है, ये एफ है, ठीक है, ये सी, ये एफ, तो वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण जाएगी और फिर टकराएगी तो टकरा के पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट आएगी, ठीक है। ये इसका दूसरा नियम है, ठीक। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम पहले वाले का ठीक उल्टा है, ठीक। क्या उल्टा है भाई, आप इसी को पहला दूसरा किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं पहले वाले का उल्टा तीसरा वाला लिया हूँ कि ये कोई गोली दर्पण है, ठीक, ये मुख्य अक्ष है, अगर ये वक्रता केंद्र C1 है और ये C है और ये F है, तो अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक। ये तीसरा नियम है, इसको अच्छे से सब याद करके रखना है। और इसके बाद प्रतिबिंब बनने का कंडीशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी लेकर आए हुए हैं, ठीक। इसमें कुछ बातें बताई गई हैं कि पी क्या है, पीसी क्या है, ये सब क्या है, ये आपको बताई गई हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको आप लोग, ठीक। इसके बाद है चिन्ह परिपाटी, किस चीज के लिए क्या क्या कंडीशंस लिया गया है, चिन्ह परिपाटी देखना है तो एक शॉर्टकट हम लोग देख लेते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट में हम लोग एक एक्सिस मान लेते हैं, कोई भी एक एक्सिस ले लेते हैं, जैसे कि ये आप लोग जानबे करते हैं कार्टेशियन फॉर्म होता है ना, कोऑर्डिनेट यानी कार्तीय तल होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। एक्स की इधर वैल्यू क्या होती है, एक्स की इधर की वैल्यू जो होती है, इधर की प्लस होती है, इधर की प्लस होती है, बाकी नीचे की ये माइनस होती है, इधर माइनस होती है, ठीक है। तो जो जो चीजें इधर रहेंगी वो सबको माइनस करेंगे, जो जो इधर आएगा उसको सबको प्लस कर देंगे, ठीक। तो हमेशा जो दर्पण होता है वो सेंटर पे रखा जाता है और हमेशा वस्तु जो होती है वो इसके माइनस डायरेक्शन में रखी गई थी, हमेशा बाईं ओर रखी गई जाती है, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं, ठीक है, हमेशा बाईं ओर रखेंगे। और दर्पण को, कोई भी दर्पण होगा उसको हम लोग सेंटर यानी यहाँ मूल बिंदु पे रखेंगे, ठीक है। अगर वो अवतल दर्पण है तो उसको मूल बिंदु पे ऐसे रख देंगे, ठीक। ये मुख्य अक्ष का काम करेगा, वस्तु यहाँ पे हो गया, ठीक। तो इस कंडीशन के लिए जो जो प्लस होता है उन सब के लिए प्लस ले लेंगे, जो जो माइनस होता है उन लोग के लिए माइनस ले लेंगे, ठीक। थोड़ा सा हम लोग याद कर लेते हैं डायरेक्ट। अगर ये अगर ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अगर ये अवतल दर्पण है, ठीक, तो अगर ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए u हमेशा माइनस लेना है, ठीक। f भी हमेशा क्या लेना है, माइनस लेना है। और भी जो होता है इसका हमेशा तो माइनस बनता ही है, माइनस वैल्यू का, लेकिन एक कंडीशन के लिए प्लस बनता है, ठीक। तो इसका भी हमेशा माइनस याद रखेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से लिख के याद कर लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर उत्तल दर्पण है, अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के लिए क्या है,
तो उत्तल दर्पण के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यू सदैव सबके लिए माइनस हो, चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो, यू की वैल्यू हमेशा माइनस, वस्तु की दूरी जो होती है हमेशा माइनस होती है। और इसका फोकस जो होता है प्लस होता है उत्तल दर्पण के लिए, और प्रतिबिंब भी हमेशा सदैव क्या होता है, प्लस यानी पॉजिटिव बनता है। ठीक है, ये थोड़ी सी आप लोग को याद कर लेंगे कंडीशंस, इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा इसको नोट पॉइंट करके याद कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ले लीजिए। चलिए, इसके बाद गोलीय दर्पण का के लिए सूत्र होता है 1/f इक्वल टू बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, इस पे हम लोग क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे। दर्पण के लिए सूत्र होता है, और सब लोग जानते हैं भाई कि जो 1/f होता है इसका 2 टाइम्स होता है। ठीक, इसको 2 टाइम्स करने के लिए भाई ये कर देंगे तो वो 2/r भी हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है, ये 2 एक्स्ट्रा r है। चाहे तो इन दोनों में भी रिलेशन हम लोग याद कर सकते हैं कि 2f इक्वल टू r होता है, ये भी रिलेशन याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है आवर्धन। क्या है? आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन, इसको m से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? m से। m बराबर i बाई ओ होता है, m बराबर i बाई ओ। जो i होता है ये लेंथ ऑफ इमेज होता है, इमेज की लंबाई होती है। ओ यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो कहते हैं कि भाई आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, की लंबाई, और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है, वस्तु की लंबाई का जो रेशियो होता है, का जो अनुपात होता है, उसी को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, आवर्धन को मैग्निफिकेशन यानी m से डिनोट करते हैं। ठीक, तो m बराबर i बाई ओ, ये याद रखेंगे। और एक और फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस v बाई यू, इस पे भी हम लोग को क्वेश्चन करना है इस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, राधे राधे। चलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अवतल पे या उत्तल पे या परावर्तन पे पूर्ण रूप से क्वेश्चन लेकर। परावर्तन पे पूर्ण रूप से हम लोग क्वेश्चन लेके मिलेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।